हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने। एक किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर और मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसका मतलब क्या है, चैप्टर 11 हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को, एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चंस को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। साथ ही में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए थे, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एंड उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने डिटेल में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जाके आपको वही करना है, डिटेल में चैप्टर्स पढ़ने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। एंड जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो आज वही करने वाले हैं, ताकि जो कुछ भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा वो आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू। मतलब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस चैप्टर का नाम है, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स एंड बेसिक सी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड देन फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड देन फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। बस दो ही टॉपिक हमें यहाँ पर दे के रखे हुए हैं, जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एक बार इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें दे के रखी है आपने अच्छे से पढ़ ली, तो जो भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइजेस भी सिर्फ और सिर्फ दो ही दे के रखी हैं, एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड और एक इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या देखे रखा है, सपोज 2 पेंसिल कॉस्ट ₹8। क्या बोला जा रहा है, अगर 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹8 है, देन 4 पेंसिल्स विल कॉस्ट ₹16। अगर 2 पेंसिल की कॉस्ट ₹8 है तो 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹16 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? क्लियरली मोर पेंसिल्स विल कॉस्ट मोर। हमें पता है जितनी ज़्यादा पेंसिल्स हम खरीदेंगे उतने ज़्यादा हमारे पैसे लगेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या देके रखा है, मोर पेंसिल्स विल कॉस्ट मोर। ठीक है, देन अगेन इफ 3 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours देन 1 man कैन डू इट इन 24 hours। क्या बोला जा रहा है, अगर 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग एक काम को कंप्लीट करने के लिए अगर 8 घंटे लगा रहे हैं, तो उसी काम को करने के लिए अगर सिर्फ एक ही इंसान लगा रहा तो उसको लग जाएगा ज़्यादा टाइम। आप खुद दिमाग लगाइए, 3 लोग इकट्ठे हैं, वो एक काम को कर रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, और यहीं पर एक ही इंसान अकेले उस काम को कंप्लीट कर रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देके रखी हुई है। Thus, less men at work, more will be the time taken to finish it। इसलिए बोला जा रहा है जितने कम लोग होंगे तो उतना टाइम ज़्यादा लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आया समझ में? Thus, change in one quantity brings out a change in the other। क्या बोला जा रहा है, इसलिए एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी चेंज होती ही है। जैसे कि पेंसिल की क्वांटिटी चेंज हुई तो कॉस्ट की क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, जैसे कि मैन की क्वांटिटी चेंज हुई तो टाइम की क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी अगर अफेक्ट होती है तो दूसरी भी अफेक्ट होती है, एक चेंज होती है तो दूसरी भी चेंज होती है। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इफ 2 क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट द चेंज इन वन रिजल्ट इन कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर, देन द 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन। क्या बोला जा रहा है, अगर कोई 2 क्वांटिटीज देके रखी हुई है,
वो दो क्वांटिटीज एक दूसरे पर ऐसे डिपेंड कर रही हैं कि एक में अगर चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी चेंज आ रहा है, तो उन दो क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे कि वो दो क्वांटिटीज वेरिएशन में है। ठीक है, आया समझ में क्या बोला जा रहा है? अगर दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ऐसे डिपेंड कर रही है कि एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो दूसरी भी हो रही है। जैसे कि हमने देखा पेंसिल्स की क्वांटिटी बढ़ रही थी तो कॉस्ट की भी क्वांटिटी बढ़ रही थी, मैन की क्वांटिटी बढ़ रही थी या कम हो रही थी तो टाइम की भी चेंज हो रही थी। एक क्वांटिटी चेंज हो रही है दूसरी भी हो रही है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तभी चेंज हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ वेरिएशन में है। ठीक है, there are many situations in our daily life where the variation in one quantity brings a variation in the other। क्या बोला जा रहा है? हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर एक क्वांटिटी में वेरिएशन होता है तो दूसरी क्वांटिटी में भी हमें वेरिएशन दिख जाता है, चेंजेस दिख जाते हैं। एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होगा ही। ठीक है, आया समझ में? चलिए तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी दे के रखे हैं, जैसे कि मोर आर्टिकल्स विल कॉस्ट मोर। आप कहीं भी किसी भी शॉप पे चले जाओ, कुछ भी खरीदने जाओगे, जितना ज़्यादा सामान खरीदोगे उतनी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, है ना, ऑब्वियस बात है। सेकेंड पॉइंट, मोर इज द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, मोर इज द इंटरेस्ट अर्न्ड इन अ फिक्स्ड पीरियड। आपको पता है अगर आप मनी बैंक में जमा करने जाओगे तो जितनी ज़्यादा मनी आप बैंक में जमा करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? देन मोर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, मोर इज द पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय इट। जितना डिस्टेंस कार कवर करेगी, जितनी दूरी तक जाएगी उतना ज़्यादा उसको पेट्रोल भी लगेगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये रहा। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो वो क्या देके रखा है? मोर इज द स्पीड ऑफ अ कार, लेस इज द टाइम टेकन टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस। क्या बोला जा रहा है? जितनी ज़्यादा स्पीड हम बढ़ाएंगे कार की, सपोज हमें कहीं जाना है जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है एंड हम स्पीड को रख रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड को कितना रख रहे हैं? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या स्पीड को आप कुछ भी रख रहे हो, हमें 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो हम मान रहे हैं कि 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में हम आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर अगर हमें ट्रैवल करना है तो हम 30 मिनट्स में पहुँच जा रहे हैं इस स्पीड से। अब हमने क्या किया? स्पीड को बढ़ा दिया, 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया या 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ठीक है, हमने स्पीड को बढ़ाकर 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? यही सेम डिस्टेंस अगर हमें कवर करना है, हमें 10 किलोमीटर ही जाना है, तो अब शायद हमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगें। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हमने ये देखा कि जैसे ही स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वैसे ही टाइम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड रखेंगे उतना ही हम जल्दी पहुंच जाएंगे किसी भी जगह पर। तो वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी है, मोर इज़ द स्पीड ऑफ अ कार, लेस इज़ द टाइम टेकन टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, आया समझ में? चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या है? मोर इज़ द नंबर ऑफ वर्कर्स एट अ वर्क, लेस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। वही चीज़ बोली जा रही है कि वर्क अगर ऑफिस में हम काम कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा, या कंपनी में काम कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा वर्कर्स रहेंगे उतना कम टाइम हमें लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आया समझ में? तो आप यहाँ पे सभी एग्जांपल्स में देख सकते हो, जैसे ही आर्टिकल्स को बढ़ाया गया तो कॉस्ट भी बढ़ी, मतलब एक में वेरिएशन आया, एक में चेंजेस आए, एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो दूसरी में भी आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर मनी को बढ़ा रहे हैं तो इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी आ रहा है। ऐसे यहाँ पर पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है। ऐसे हम इन पांचों ही एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं कि एक क्वांटिटी में वेरिएशन आने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में अपने आप वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड करती है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज ₹36, देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। बोला जा रहा है 1 kg शुगर की कॉस्ट ₹36 है, तो 3 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 पर आ रहे हैं, ठीक है, स्मॉलर टू ग्रेटर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ₹36 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ₹108। ठीक है, आया समझ में। तो क्या देख पा रहे हैं, जैसे ही शुगर की क्वांटिटी बढ़ रही है, कॉस्ट अपने आप बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देके रखा है, इट इज़ ₹108। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 kg और 8 kg ऑफ शुगर, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 5 kg और 8 kg ऑफ शुगर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर टेबल पर दे के रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम टेबल की बात करें तो सबसे पहले तो वेट ऑफ शुगर दे के रखा है इन केजी, मतलब किलोग्राम में, और कॉस्ट हमें रुपीज़ में दे के रखी है। तो हम देख पा रहे हैं 1 kg शुगर की कॉस्ट कितनी है, ₹36। 3 kg शुगर की कॉस्ट कितनी है, ₹108। तो 5 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी, अगर 1 kg ₹36 है, तो 5 kg कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय ₹36 कर देंगे। ठीक है, तो 36 5 से कितना होगा, 5 6 जा 30, 3 कैरी यहाँ पे, 5 3 से 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 180। मतलब 5 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी, ₹180। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ₹180। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 6 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी। तो अगर हमें 6 kg निकालना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय ₹36 कर देंगे। ठीक है, तो 36 6 जा कितना होगा, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 21। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ₹216। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 8 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 8 kg के लिए 8 मल्टीप्लाई बाय ₹36 कर देंगे। ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 6 जा 48, 4 यहाँ पे, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ₹288। ठीक है, आ गया समझ में। फिर अगर हम बात करें 10 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 10 kg इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय ₹36 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, ₹360। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 6 kg की ₹216 है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 216। 8 kg शुगर की कॉस्ट ₹288 एंड 10 kg शुगर की कॉस्ट ₹360। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही 3 गुना वेट बढ़ा, वैसे ही 3 गुना प्राइस भी बढ़ रही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, 1 3 जा कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर भी 36 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके 108 आ गया। ठीक है, फिर हम देख पा रहे हैं 5 गुना वेट को बढ़ाया गया, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 5 आया। ठीक है, ऐसे ही 5 गुना कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। 36 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे 180 आएगा। ऐसे ही 1 to 6 आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, तो कॉस्ट भी अगर आप देखो मल्टीप्लाई बाय 6 ही किया है हमने। ठीक है, ऐसे ही 8 तक आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, तो कॉस्ट के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 8 किया है हमने, यहाँ पर देख सकते हो, है ना। ऐसे ही वेट के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। 10 kg अगर हम शुगर की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो प्राइस में भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, तो क्या देके रखा है, ऑब्जर्व दैट एज वेट ऑफ शुगर इंक्रीजेज कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज इन सच मैनर दैट देयर रेशियो रिमेन्स सेम। अब क्या बोला जा रहा है कि हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे ही वेट ऑफ शुगर बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रही है। एंड हमसे बोला जा रहा है कि लेकिन उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, मतलब सेम है। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर 1/36 है, तो अगर हम 3/108 लिखते हैं,
3/108 लिखते हैं एंड इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर क्या आएगा 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी जाएगा तो 3 6 ज़ा 18। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/36 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 5/180 को देख लें, 5/180 एंड इसे कैंसिल आउट करें तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी जाएगा, देन उसके बाद 5 6 ज़ा 30। तो आंसर क्या आ रहा है 1/36। ठीक है, फिर अगर हम 6/216 को देख लें एंड इसे कैंसिल आउट करें तो क्या आएगा आंसर 6 1 ज़ा 6 एंड यहाँ पर 6 3 ज़ा 18, देन उसके बाद 3 कैरी जाएगा, 6 6 ज़ा 36। तो भी आंसर हमारा क्या आ रहा है 1/36। मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो एंड आगे भी सभी का रेशियो क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1/36 1/36 1/36 आया है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बेसिकली वेट इंक्रीज होने की वजह से प्राइस तो इंक्रीज हो रही है लेकिन वो भी सेम और कांस्टेंट रेशियो पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को भी कंप्लीट करना है। क्या दे के रखा है, पेट्रोल इन लीटर्स जिसे हम एक्स से प्रेजेंट कर रहे हैं एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं 4 लीटर पेट्रोल है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार। सपोज कार का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि कार में अगर 4 लीटर पेट्रोल है तो वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, देन 12 लीटर पेट्रोल है तो 180 किलोमीटर क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे ही पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है वैसे ही प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये किस प्रोपोर्शन में है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इंक्रीज तो होगा। ठीक है, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी लेकिन कांस्टेंट रेशियो में होगी। जैसे कि 4/60 का अगर हम देखें तो अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी जाएगा, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ इसका रेशियो क्या आ रहा है 1/15। तो अगर इसका रेशियो 1/15 है, इसका भी 1/15 आएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी एंड इसका भी। ठीक है, वही तो हमने देखा अभी कि कांस्टेंट मतलब जो रेशियो रहता है वो तो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, आया समझ में। तो ये जो 1/5 है, सॉरी 1/15 है, ये किसके इक्वल रहेगा, यही 8 यहाँ पे वैल्यू नहीं दे के रखी तो यहाँ पर हम वैल्यू मान लेते हैं y1, यहाँ पर y2, यहाँ पर y3 एंड यहाँ पे y4। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हम क्या लिख देंगे, 8/y1 लिख देंगे। ठीक है, एंड हमें y1 की वैल्यू निकालनी है तो अब हम क्या करेंगे, y1 डिवीजन में है, अपोजिट साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय y1 तो y1 ही आएगा। फिर 15 डिवीजन में है तो अपोजिट साइड भेज देंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 15 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 4 यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12 आएगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है 120 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे 120 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर 8 लीटर पेट्रोल है कार में तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 120। ठीक है, आया समझ में। कैसे फाइंड आउट किया, हमें पता है कि कांस्टेंट रहने वाला है क्या, रेशियो, तो उसी से हमने क्या किया, y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 12/180 मतलब 12 लीटर पेट्रोल है तो 180 डिस्टेंस कवर कर रही है। और इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले 3 4 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 3 6 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 15 ज़ा
60, तो यहाँ पर अल्टीमेटली इसका भी रेशियो क्या आ रहा है, 1/15 ही आ रहा है, ठीक है, मतलब रेशियो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। आया समझ में। फिर हम y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही निकालेंगे, 1/5 इज इक्वल टू 1/15 इज इक्वल टू 15/y2, ठीक है, y2 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/15 तो सब में कांस्टेंट रहने वाला है रेशियो, तो 15/y2 लिख दिया मैंने, ठीक है, आया समझ में। अब ये जो y2 है ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि डिवीजन में है, एंड ये जो 15 है ये भी डिवीजन में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा जब अपोजिट साइड हम इसे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे 5 आएगा, 7 + 5 12, 1 कैरी यहाँ पे, तो 225 हमारा आंसर आ रहा है। मतलब y2 की वैल्यू क्या आ रही है, y2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 225, ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पे क्या मतलब है, अगर 15 लीटर पेट्रोल है तो उसमें कितना डिस्टेंस कार कवर कर लेगी, 225 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 225, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर 20 लीटर पेट्रोल है तो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/15 इज इक्वल टू 20/y3। अब y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपोजिट साइड जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये 15 भी अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 20 × 15, तो y3 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, y3 की वैल्यू आ जाएगी 300, मतलब 15 लीटर अगर पेट्रोल है, 20 लीटर अगर पेट्रोल है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी कार, 300 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 300 लिख देंगे, ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट हम क्या देख पा रहे हैं, अगर 25 लीटर पेट्रोल है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो सेम ऐसे ही करेंगे हम, 1/15 इज इक्वल टू 25/y4, ठीक है, आया समझ में। मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा y4, अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे, एंड ये भी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मतलब 25 × 15 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो 25 × 15 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पर 5 आएगा, 2 + 5 7 एंड 1 + 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 375 आ रहा है, ठीक है। तो y4 की वैल्यू क्या आएगी, 375, इसका मतलब क्या है, 25 लीटर पेट्रोल अगर कार में है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 375 किलोमीटर, ठीक है, इतना आया समझ में। जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्या बोला जा रहा है, वी फाइंड दैट एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ y also increases in such a way that the ratio x/y does not change, it remains constant से k। क्या बोला जा रहा है, हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे ही वैल्यू ऑफ x इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ y भी इंक्रीज हो रही है, और इस मैनर में हो रही है कि जो x/y रेशियो है जो कि हमारा क्या निकला 1/15, वो सभी केसेस में क्या है, सभी केसेस में कांस्टेंट है। तो हम 1/15 को k ले सकते हैं, ये जो k है ये कांस्टेंट है, ठीक है, इतना आया समझ में, ये हमसे बोला जा रहा है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है, वी से दैट x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम क्या बोलेंगे, जो x एंड y है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इफ x/y इज इक्वल टू k, अगर हमें x/y जो है वो k के इक्वल मिलता है, मतलब k को हम क्या मान रहे हैं, k को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं हम,
कांस्टेंट मान रहे हैं। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं कि एक्स एंड वाई को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब मानेंगे जब एक्स अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो वाई भी हो रही है। लेकिन इससे प्रूफ नहीं होता कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, प्रूफ किससे होगा, अगर उनका जो रेशियो है वो सेम आए, हर जो मतलब एक्स और वाई की क्वांटिटी रहेगी उनका रेशियो सेम आए, कांस्टेंट आए, जिसे हम के मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे के रखा है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई को अपोजिट साइड भेज देंगे, यहाँ पर डिवीजन में है तो अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, तो हम उसको के मल्टीप्लाई बाय वाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है। इन दिस एग्जाम्पल 4/60 इज इक्वल टू 12/180। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था उसमें जो 4/60 है वो 12/180 के बराबर है, क्योंकि दोनों को ही जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 1/15 इनका रेशियो आ रहा था। ठीक है, वेयर 4 and 12 आर क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड, जहाँ पे 4 and 12 क्या है, क्वांटिटीज़ हैं कि कितना पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली 4 and 12 पेट्रोल की क्वांटिटीज़ हैं जिसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एंड 60 and 180 डिस्टेंस की क्वांटिटी है जिन्हें हम किलोमीटर से डिनोट कर रहे हैं, मतलब वाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि किलोमीटर में दे के रखी हुई है एंड हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हेन एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो अगर इसमें x एंड y अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 होगा। मतलब यहाँ पर x1 किसे मान रहे हैं, 4 को, और y1 किसे मान रहे हैं, 60 को, और x2 किसे मान रहे हैं, 12 को, एंड y2 किसे मान रहे हैं, 180 को। ठीक है, तो बोला जा रहा है अगर ये जो क्वांटिटीज़ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम क्या मानेंगे कि इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ही था कि इन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा था 1/15। ठीक है, y1 एंड y2 आर वैल्यूज ऑफ y, जहाँ पे y1 और y2 y की वैल्यूज हैं corresponding to the values x1 and x2 of respectively, and x1 and x2 जो है वो उसकी corresponding values है, मतलब x की values है, ये x की values है x1 and x2, और y की values क्या है, y1 एंड y2। ठीक है, आ गया समझ में। तो इतनी सी बात हमसे बोली जा रही है, मतलब बेसिकली हमसे ये बोला जा रहा है कि x एंड y को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब मानेंगे जब हम x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 लेकर आए, मतलब दोनों का ही रेशियो कांस्टेंट आए, सेम आए। ठीक है, आया समझ में। द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमसे बोला जा रहा है कि जो पेट्रोल कंज्यूम हुआ है और जो डिस्टेंस ट्रैवल का हमें एग्जाम्पल दे के रखा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। Similarly, the total amount spent and the number of article purchased is also an example of direct proportion। ऐसे ही बोला जा रहा है कि अगर टोटल अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं और कितने नंबर्स ऑफ आर्टिकल हम परचेज कर रहे हैं वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हम आर्टिकल्स परचेज करेंगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 दे के रखा है। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इज ₹210। क्या बोला जा रहा है कि 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, ₹210। Tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth of the same type। हमें क्या बताना है, 2 मीटर क्लॉथ, 4 मीटर क्लॉथ, 10 मीटर क्लॉथ एंड 13 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी। एंड टैबुलेट बोला है मतलब टेबल फॉर्म में बताना है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिख देंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 and 13 meters
13 meters cloth B x1, x2, x3 and x4। ठीक है, हमने क्या माना कि जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट क्या है, या फिर y1, y2, y3 ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं कि जो कॉस्ट है 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर एंड 13 मीटर क्लॉथ की, वो कितनी है, y1, y2, y3 एंड y4 है। ठीक है, हमें टैबुलेट करना है, क्या करना है, हमें टैबुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की लेंथ कितनी है, एंड देन फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट कितनी दे के रखी हुई है। ठीक है, करना किस फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में करना है। ठीक है, यहां पर हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टू यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा एंड 13 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लेंथ ऑफ क्लॉथ लिखते हैं तो 2 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट तो हमें निकालनी है, यहाँ पर नहीं पता। ठीक है, फिर उसके बाद 4 मीटर, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 10 एंड फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अगर कॉस्ट की बात करें 2 मीटर की कॉस्ट तो हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, y1 लिख देंगे। 4 मीटर की भी निकालनी है तो यहाँ पर y2 लिख देंगे। 5 मीटर की ऑलरेडी दे के रखी हुई कितनी, ₹210, तो यहाँ पर 5 की जगह क्या आ जाएगा, 5 के नीचे 210 आ जाएगा। ठीक है, 10 मीटर की हमें निकालनी है तो यहाँ पर आ जाएगा y3 एंड 13 की भी निकालनी है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y4 लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमें इतना तो पता है, अगर मतलब लेंथ ऑफ क्लॉथ बढ़ता है, 2 से 5 हो, 5 से 10 हो, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल दे के रखा है। किसका एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। एंड जस्ट अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता क्या है, जो रेशियो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5/210 का रेशियो क्या है। ठीक है, 5/210 का रेशियो क्या है वो हम देख लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें इतना पता है कि इसका रेशियो एंड इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल ही होगा, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 होगा, ये है हमारा फॉर्मूला। और अगर हम x1 एंड y1 इसे ले रहे हैं, 5/210 को ले रहे हैं, तो वो x2/y2 के बराबर होगा। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब 2 मीटर क्लॉथ में कितना कॉस्ट लगेगा ये फाइंड आउट करना है। तो हम x2 की जगह क्या लिख देंगे, 2 एंड y2 की जगह क्या लिख देंगे, y1 लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला ही x एंड y का दे के रखा है, तो हम यहाँ पे a1, a2, a3 एंड a4 ले लेंगे। इससे क्या होगा, हमें डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, वरना y2 एंड y1 में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आप क्वांटिटीज़ को चेंज करके क्या लिख सकते हो, a1, a2, a3 एंड a4। ठीक है, इसकी जगह भी आप a1, a2 एंड यहाँ पे तो 210 है, एंड यहाँ पे a3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, a4 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर y2 की जगह हम क्या लिख देंगे, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1, हमें a1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आया समझ में। अब हमें a1 की वैल्यू निकालनी है तो हम अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे a1 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × a1 हो जाएगा। ठीक है, एंड 210 को भी अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 210। मतलब बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद 5 हमें मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, हम फिर से इसे अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो डिवीजन में हो जाएगा।
ठीक है। अपोजिट साइड क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए A1 की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर 5 1 = 5 आएगा, यहाँ पे 5 4 = 20 एंड 1 कैरी जाएगी तो 5 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो 42 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर A1 की वैल्यू आ जाएगी ₹84। कितनी आ रही है वैल्यू, ₹84 आ रही है, ठीक है। आया समझ में। तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 84। मैं नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 84। इसका मतलब क्या है, अगर 2 मीटर क्लॉथ हमें दे के रखा हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी रहने वाली है, ₹84 रहने वाली है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू निकालेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे A2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, A2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर x2 की जगह हम 4 ले लेंगे एंड y2 की जगह हम क्या ले लेंगे, A2 ले लेंगे, ठीक है। एंड x1/y1 तो हमने 5/210 को ही लिया है, ठीक है, क्योंकि रेशियो तो दोनों के कांस्टेंट आने वाले हैं, जो इसका रेशियो आएगा वही इसका रेशियो आएगा, ठीक है। आया समझ में, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 × A2 हो जाएगा एंड 4 × 210 हो जाएगा। अब 5 को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 4 × 210 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे कैंसिल आउट। तो 5 1 = 5 एंड यहाँ पर 5 4 = 20, 1 कैरी जाएगा तो 5 2 = 10। तो 42 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 2 = 8, 4 4 = 16। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ₹168। कितना आंसर आया है, ₹168। इसका मतलब क्या है, अगर 4 मीटर क्लॉथ हमें दे के रखा हुआ है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ₹168 हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 168, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, A3 की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगेन 5/210 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/A3 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 × A3 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 × 210। अब 5 मल्टीप्लीकेशन में है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, मतलब 10 × 210 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 5 1 = 5, 5 2 = 10 एंड 210 × 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे A2 इज इक्वल टू ₹420। इसका मतलब क्या है, अगर 10 मीटर क्या दे के रखी हुई है, 10 मीटर लेंथ दे के रखी हुई है क्लॉथ की, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ₹420 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। ऐसे ही हमें क्या करना है, A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब A4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम x2 की जगह 13 को रख देंगे एंड y2 की जगह रख देंगे A4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5 × A4 होगा इज इक्वल टू 13 × 210 कर देंगे, ठीक है। 5 को अगेन अपोजिट साइड भेजेंगे तो 13 × 210 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो 5 1 = 5 एंड यहाँ पे 5 4 = 20, 1 कैरी जाएगा तो 5 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 42 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 = 6 होगा, 3 4 = कितना हो जाएगा, 12। क्रॉस का साइन, 1 2 = 2, 1 4 = 4। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे A4 कितना आ रहा है, ₹546। इसका मतलब क्या है, अगर हमें जो लेंथ है क्लॉथ की वो कितनी दे के रखी हुई है, 13 मीटर, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ₹546। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 546, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज 11.1 दे के रखी हुई है, जिसका क्वेश्चन सेकंड क्या है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। क्या बोला जा रहा है कि पेंट का एक मिक्सचर तैयार किया गया जो कि किसको मिक्स करने से बना है, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, और जिसमें क्या मिक्स किया गया, 8 पार्ट्स ऑफ बेस को मिक्स किया गया, ठीक है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। हमसे बोला जा रहा है कि इस टेबल में हमें क्या करना है, पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड आउट करना है जो कि हम ऐड करेंगे इन रेड पिगमेंट्स में, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेबल देख लेते हैं। अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो पार्ट्स हमें 1, 4, 7, 12 एंड 20 दे के रखे हैं, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। हमें पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में साफ साफ दे के रखा है 1 पार्ट है अगर रेड पिगमेंट का, तो बेस कितना होगा, बेस के 8 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो अगर 4 पार्ट्स हमें रेड पिगमेंट्स के दे के रखे हैं तो जो बेस है उनके पार्ट्स कितने होंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम y1 मान लेते हैं, इसे y2, इसे y3 एंड इसे हम क्या ले रहे हैं, y4 ले रहे हैं, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, दूसरे वेरिएबल का यूज़ करते हैं, यहाँ पर a1, a2, a3 एंड a4 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हमें क्या पता है, ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 होता है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब इन सभी का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y1 को 1 ले लेंगे, सॉरी x1 को 1 ले लेंगे एंड y1 को 8 ले लेंगे। तो 1 अपॉन 8 किसके इक्वल आएगा, x2 अपॉन y2 के। तो हमें a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, तो x2 की जगह हम 4 ले लेंगे एंड y2 की जगह हम ले लेंगे a1, ठीक है। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय a1 कितना आएगा, a1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आएगा, 32 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम 4 पार्ट्स रेड पिगमेंट के लेते हैं तो कितने पार्ट्स बेस के लगेंगे, 32 पार्ट्स बेस के लग जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगेन हम क्या कर रहे हैं, x1 एंड y1 को 1 अपॉन 8 ही ले रहे हैं। अब यहाँ पर x2 अपॉन y2 को हम क्या ले लेंगे, 7 अपॉन a2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय a2 कितना आएगा, a2 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर हमारा 56 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम 7 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट लेते हैं तो कितने पार्ट्स ऑफ बेस लगेगा, 56, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट अगेन 1 अपॉन 8 ले लेंगे हम किसे, x1 अपॉन y1 को, ठीक है, एंड x2 अपॉन y2 को हम क्या ले लेंगे, 12 अपॉन a3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय a3 ही होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 96। क्या आएगा आंसर, 96। इसका मतलब क्या है, अगर 12 पार्ट्स रेड पिगमेंट के लग रहे हैं तो 96 पार्ट्स किसके लगेंगे, बेस के लग जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए अगेन x1 अपॉन y1 को हम 1 अपॉन 8 ले लेंगे एंड x2 अपॉन y2 को हम क्या ले लेंगे, 20 अपॉन a4 ले लेंगे, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे a4 आएगा एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 160। इसका मतलब क्या है, अगर हम 20 पार्ट्स ले रहे हैं रेड पिगमेंट के तो बेस के कितने पार्ट्स लगेंगे, 160 पार्ट्स लग जाएंगे, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है एंड बाकी आंसर आपका अपने आप आता जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। क्या बोला जा रहा है, एक मशीन है वो भी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, जो कि 840 बॉटल्स 6 आवर में क्या करती है, फिल करती है, ठीक है। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो हमसे पूछा जा रहा है 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल करेगी, ठीक है। सारे ही क्वेश्चंस अगर हम टेबल फॉर्म में करते हैं तो हमारे लिए समझना एंड प्रेजेंट करना इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाइम टेकन। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ बॉटल्स की, ठीक है, तो 840 बॉटल्स फिल हो रही हैं, ठीक है। अब 840 बॉटल्स फिल होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स, ठीक है। तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल हो जाएंगी, तो हम इसे क्या मान रहे हैं, हम इसे ए मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बॉटल्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला क्या है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, मतलब रेशियो दोनों का ही क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 मान लेते हैं 840 को एंड y1 मान लेते हैं 6 को, एंड यहाँ पर x2 मान लेते हैं a को एंड y1 मान लेते हैं 5 को, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 840 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा एंड यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय ए 6a होगा, ठीक है। अब 6 मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब 840 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा एंड यहाँ पर a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 जा 6 एंड यहाँ पर क्या होगा, 6 1 जा 6, 2 कैरी जाएगा, 6 4 जा 24 एंड यहाँ पे 0। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो आंसर क्या आएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी यहाँ पे, 5 1 जा 5 प्लस 2 यहाँ पे 7। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, सॉल्व करने के बाद 700 बॉटल्स, ए की वैल्यू क्या आ रही है, 700, मतलब 700 बॉटल्स 5 घंटे में फिल हो जाएंगी, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। क्या बोला जा रहा है, एक शिप का मॉडल बनाया है जिसमें जो मास्ट है उसकी हाइट कितनी दे के रखी हुई है, 9 सेंटीमीटर। मास्ट मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये मास्ट बने हुए हैं, ठीक है, जिसकी हाइट हमें क्या दे के रखी है, 9 सेंटीमीटर। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, ठीक है। एक शिप का मॉडल बनाया है जिसका मास्ट 9 सेंटीमीटर है, जिसके मास्ट की हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम एक्चुअल शिप की बात करें जिसका देखकर मॉडल बनाया गया है, तो उसकी हाइट कितनी है, उसमें जो मास्ट लगा है उसकी हाइट है 12 मीटर, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, बोला जा रहा है अगर शिप की लेंथ 28 मीटर है तो हमें बताना है जो मॉडल हमने बनाया है उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे लेंथ ऑफ द शिप मॉडल, ठीक है, लेंथ ऑफ द शिप मॉडल, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक्चुअल मॉडल की हम बात करेंगे यहाँ पर, या डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक हम बात कर रहे हैं मतलब मॉडल की, शिप के मॉडल की, और एक हम बात किसकी कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं मॉडल की, और एक हम बात कर रहे हैं एक्चुअल शिप की, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मॉडल ऑफ द शिप, और एक हम बात कर रहे हैं
एक्चुअल शिप। तो इसे भी हम टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल में मास्ट की हाइट कितनी दे के रखी है, 9 दे के रखी है। ठीक है, और एक्चुअल में मास्ट की हाइट कितनी दे के रखी हुई है, 12। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर लेंथ कितनी दे के रखी है शिप की, लेंथ हमें एक्चुअल शिप की दे के रखी है 28 मीटर। तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है मॉडल शिप की। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल की बात करें तो हम लिख देंगे ए। ठीक है, वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ए। आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो हर क्वेश्चन के पहले, जो भी हमसे पूछा जाए, लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बी ए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बी ए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद सेम फॉर्मूले का यूज होगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, एग्जाम्पल दे के रखा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या दे के रखा है हमें, अगर मॉडल की हाइट 9 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल 12 मीटर है। ऐसे ही अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर एक्चुअल लेंथ शिप की 28 मीटर है तो ऑफकोर्स मॉडल की कम ही होगी, है ना। इतना समझ में आ रहा है हमें। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, आ गया समझ में, जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी चेंज हो ही रही है। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हम x1 की जगह क्या ले लेंगे, 9, एंड y1 की जगह क्या ले लेंगे, 12। x2 की जगह हम क्या ले लेंगे, 8, एंड y2 की जगह हम क्या ले लेंगे, 28। ठीक है, x2 की जगह हमने a लिया है एंड y2 की जगह हमने क्या लिया है, 28। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय 28 एंड यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12a हो जाएगा। ठीक है, 12a मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय ए, 12 मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे, डिवीजन में हो जाएगा। मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12, एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर a आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, एंड यहाँ पर क्या होगा, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 21। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 21। और मॉडल की बात हो रही है तो यहाँ पर 21 के साथ क्या लिख जाएगा, सेंटीमीटर। एक्चुअल की बात होती तो मीटर आता। यूनिट्स आप देख सकते हो, मॉडल का सेंटीमीटर यूज हुआ है, एक्चुअल का मीटर यूज हुआ है। ठीक है, आया समझ में। एंड यहाँ पर एक्चुअल में मीटर यूज हो रहा है तो मॉडल का हम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर का यूज हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्वेश्चन 9 दे के रखा है। क्वेश्चन 9 क्या है, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या बोला जा रहा है, एक वर्टिकल पोल बना हुआ है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये पोल बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो शेडो है, यहाँ पर जो शेडो बन रही है वो हमें दे के रखी हुई है। अगर पोल जो है, जो वर्टिकल पोल है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई है तो उसकी शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे ये बात हो रही है वर्टिकल पोल की एंड ये बात हो रही है उसकी शेडो की। शेडो हमें ऐसे ही दिखेगी इसलिए लेंथ के वे में दे के रखी हुई है, और वर्टिकल पोल तो हाइटेड ही दिखेगा, हमें ऐसे खड़े रहता है तो इसलिए यहाँ पे हाई बोला गया है वर्टिकल पोल को। ठीक है, आया समझ में। फाइंड आउट क्या करना है, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। क्या बोला जा रहा है, अगर कोई दूसरा पोल है, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई दूसरा पोल है, तो हमें इस पोल की क्या बतानी है, शेडो बतानी है कि इस पोल की शेडो कितनी आ रही होगी। ठीक है, अगर इस पोल की लेंथ हमें दे के रखी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई तो हमें बतानी है लेंथ ऑफ द शेडो।
समझ में कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ पूछा जा रहा है कि फाइंड हमें लेंथ ऑफ द शेडो करना है, एंड यहाँ पे हाई का यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो वर्टिकल पोल है, जो दूसरा वर्टिकल पोल है, उसकी हमें हाइट दे के रखी है, मतलब एक्चुअल वर्टिकल पोल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी हम टेबल फॉर्म में करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट। अब देख सकते हो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर होगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 500 आएगा। साथ में 60 भी दे के रखा है, 60 सेंटीमीटर प्लस करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 560 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है, 560 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें शेडो की, तो हमें दे के रखा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मीटर 3 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर को उसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 320 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम इसकी बात करते हैं, 10 मीटर दे के रखा है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड साथ में हमें 50 भी दे के रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। एंड नेक्स्ट हमें 5 मीटर दे के रखा है, सेकंड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, वो भी देख लेते हैं। द हाइट ऑफ द पोल, अब इसमें हमें क्या करना है, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग, जिसकी हमें शेडो कितनी दे के रखी है, 5 मीटर लॉन्ग दे के रखी हुई है। ठीक है, तो 5 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए ही अलग अलग टेबल बनाएंगे एंड देन उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में आया है, तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब ये जो हमें क्वेश्चन देके रखा है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही एग्जाम्पल है। कैसे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमें वर्टिकल पोल की हाइट देके रखी होगी, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी शेडो की भी लेंथ होगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर अगर इतनी हाइट देके रखी है तो शेडो की लेंथ इतनी होगी, यहाँ पर अगर ज़्यादा हाइट देके रखी है तो शेडो की भी हाइट ज़्यादा होगी। तो एक क्वान्टिटी के चेंज होने में दूसरी क्वान्टिटी को दूसरी क्वान्टिटी में भी चेंज हो ही रहा है, वो भी डायरेक्ट चेंज हो रहा है, एक इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी। और वर्टिकल पोल की बात हो रही है ना, तो वर्टिकल पोल अगर डिक्रीज है, मतलब अगर उसकी हाइट कम देके रखी है, तो शेडो की भी हाइट कम आएगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो ये हम टेबलर फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बात किसकी हो रही है, शेडो की हो रही है एंड वर्टिकल पोल की हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्टिकल पोल, और यहां पर हम लिख देंगे शेडो। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ वर्टिकल पोल एंड शेडो ऑफ वर्टिकल पोल। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे हाइट ऑफ वर्टिकल पोल एंड यहां पर हम लिख देंगे लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, टेबल बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल 560 सेंटीमीटर लिया था हमने, तो यहाँ पर 560 लिख देंगे। तो अगर हम उसकी शेडो की बात करें तो वो कितनी देके रखी है, 320 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 320 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है शेडो की, तो यहाँ पर लेंथ की जगह हम a लिख देंगे जो कि हमें फाइंड आउट करना है। एंड अनदर पोल की हाइट हमें कितनी दे के रखी है 1050 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में। फॉर्मूला क्या रहने वाला है, फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, यही फॉर्मूला रहेगा, है ना। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ द शेडो। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम x1 अपॉन y1 को क्या मान लेंगे 560 अपॉन 320 मान लेंगे। ठीक है, एंड x2 अपॉन y2 को क्या मान लेंगे, x2 की जगह 1050 एंड y2 की जगह हम लिख देंगे a। ठीक है, अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 560 a यहाँ पर हो जाएगा 560 मल्टीप्लाई बाय a एंड 1050 मल्टीप्लाई बाय 320 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। 560 मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे डिवीजन में हो जाएगा, मतलब 1050 मल्टीप्लाई बाय 320 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 560। अब हमें क्या करना है, बेसिकली कैंसिल आउट करना है, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एंड देन उसके बाद 2 2 ज़ा 4 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 2 8 ज़ा 16। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 2 7 ज़ा 14 एंड यहाँ पर 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा एंड यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 3 कैरी जाएगा, 7 5 ज़ा 35 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या आएगी 15 4 ज़ा 60 होता है एंड यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, साथ में क्या लग जाएगा यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है लेंथ ऑफ शेडो क्या आ जाएगी 600 सेंटीमीटर आ जाएगी, जिसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा a इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, अगर हमें दूसरा पोल मतलब दूसरे पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर दे के रखी है तो उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ अ पोल फाइंड आउट करना है जिसकी शेडो हमें 5 मीटर लॉन्ग दे के रखी हुई है। ठीक है, टेबल सेम यही रहेगा, क्वांटिटीज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ अ पोल फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ अ पोल की जगह हम a रहने देंगे। ठीक है, और जिसकी लेंथ हमें क्या दे के रखी है, लेंथ हमें 500 सेंटीमीटर दे के रखी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तो कन्वर्ट ही किया था तो हमने यहाँ पे 500 लिख दिया। ठीक है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी जो हमें कॉमन दे के रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम a की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर क्वांटिटीज हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x1 अपॉन y1 की जगह 560 अपॉन 320 ही रहेगा, लेकिन x2 अपॉन y2 की जगह हम क्या ले लेंगे, x2 की जगह a एंड y2 की जगह 500। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 560 मल्टीप्लाई बाय 500 होगा एंड 320 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 320a। अब 320 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लिकेशन में है, 320 को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 560 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 320, और ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अगेन 2 1 ज़ा 2 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16। देन उसके बाद 2 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 2 14 ज़ा 28। ठीक है, देन उसके बाद 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 2 7 ज़ा 14। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 1 कैरी जाएगा, 4 2 ज़ा 8 2 कैरी जाएगा, 4 5 ज़ा 20। अब हमें क्या करना है 125 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 7 5 ज़ा 35 3 कैरी यहाँ पे, 7 2 ज़ा 14 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा
14 + 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 17, 1 कैरी यहाँ पे, देन 7 1 ज़ा 7 +1 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, तो 875 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 875 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, अगर हमें लेंथ ऑफ शेडो दे के रखी हुई है 500 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल कितना होगा, 875 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको अगर हम मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी तक हम क्या देख रहे थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अब हम देखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। Two quantities may change in such a manner that if one quantity increases the other quantity decreases and vice versa। क्या बोला जा रहा है कि दो क्वांटिटीज ऐसे चेंज होंगी, इस मैनर में चेंज होगी कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एक क्वांटिटी में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या देख रहे थे, तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी हो रही है, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेज। क्या बोला जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो टाइम लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने में वो कम लगेगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। Similarly, if increase the speed, the time taken to cover a given distance decreases। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर हम स्पीड को बढ़ा लेते हैं तो जितना टाइम हमें एक जगह पे जाने के लिए लग रहा है तो उससे क्या होगा, थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, 1 घंटे में पहुंच रहे हैं तो अगर हमने स्पीड को ज़्यादा बढ़ा दिया तो हो सकता है हम 45 मिनट्स में पहुंच जाए। ठीक है, तो मतलब क्या है, जितना स्पीड बढ़ रहा है उतना टाइम कम लग रहा है। ठीक है, आया समझ में। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस लुक इनटू द फॉलोइंग सिचुएशन। अब क्या यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दे के रखा है ताकि हम इनवर्स प्रोपोर्शन को और अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, जहीदा कैन गो टू हर स्कूल इन 4 डिफरेंट वेज। क्या बोला जा रहा है, जहीदा जो है वो अपने स्कूल अलग अलग तरीके से जा सकती है। ठीक है, शी कैन वॉक, रन, साइकिल और गो बाय कार। वो चल के भी जा सकती है, रन करके भी जा सकती है, साइकिलिंग से जा सकती है या फिर कार से भी जा सकती है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। तो हमें टेबल देखनी है जो कि हमें नेक्स्ट स्लाइड में दे के रखी हुई है, लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या दे के रखा है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड दे के रखी है वो भी किलोमीटर पर आवर में, एंड टाइम टेकन हमें दे के रखा है वो भी किस में, मिनट्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें वॉकिंग की, ठीक है, तो अगर वॉकिंग में 3 दे के रखा हुआ है, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है। ठीक है, स्पीड दे के रखी है, मतलब वॉकिंग के लिए 3 किलोमीटर आवर अगर स्पीड है तो जहीदा को स्कूल पहुंचने के लिए 30 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, और अगर रनिंग में स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है तो जहीदा को स्कूल पहुंचने के लिए 15 मिनट्स लग जाएंगे। और साइकिलिंग के लिए अगर स्पीड हमें 9 किलोमीटर पर आवर दे के रखी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि 10 मिनट्स में जहीदा जो है वो स्कूल पहुंच जाएगी। ठीक है, और अगर वो बाय कार जा रही है, ठीक है, बाय कार जा रही है एंड उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो 2 मिनट में जहीदा अपने स्कूल पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। चलिए, एंड यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड दुगना हो रही है, मतलब 3 × 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ही स्पीड दुगना हो रहा है तो टाइम हाफ हो रहा है, 30 से 15 पे हो गया। 30 का हाफ क्या होता है, 30 का हाफ होता है 15। तो जैसे ही मतलब स्पीड दुगनी हो रही है
तो टाइम हाफ हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर स्पीड क्या हो रही है, 3 गुना ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ही क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि टाइम क्या हो रहा है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1/3 से घट रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं स्पीड जो है वो 15 गुना ज़्यादा हो गई, 3 से 45 पे पहुंच गए हैं। तो आप देख पाओगे जो टाइम टेकन है वो 1/15 से कम हो चुका है। मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 1/15 करोगे तो आपका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें इनवर्स रिलेशन दे के रखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या देखते थे, अगर दुगना स्पीड हो रही है, मतलब कुछ भी चीज़ अगर दुगनी हो रही है तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी दुगना हो रही है। अगर चीज़ 3 गुना ज़्यादा हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। यह हम डायरेक्ट रिलेशन देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है हमें, ठीक है। दुगना हो रहा है तो यहाँ पर हाफ हो गया, 3 गुना ज़्यादा हो रहा है तो 1/3 से घट रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे दे के रखी हुई हैं। आया समझ में? तो ये क्या है, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, ऑब्जर्व दैट एज द स्पीड इंक्रीजेस टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम जो लग रहा है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में, सेम डिस्टेंस मतलब स्कूल तक ही जाना था, ऐसा तो नहीं हमने अपना रूट बदल दिया, डेस्टिनेशन चेंज कर ली, नहीं ना, स्कूल तक ही जाना था, भले रनिंग करके जाए, वॉकिंग करके जाए, साइकिलिंग करके जाए या फिर कार से जाए, ठीक है, जाना हमें स्कूल में ही है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर बोल रहा है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। As Zahida doubles her speed by running, time reduces to half। हमने क्या देखा कि जैसे ही जहीदा अपनी स्पीड को डबल कर रही है रनिंग करने के बाद, तो टाइम जो है वो हाफ से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब टाइम कितना लग रहा है, आधा लग रहा है, ठीक है। As she increases her speed to 3 times, और जैसे ही उसने 3 टाइम्स से अपनी स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया बाय साइकिलिंग, टाइम डिक्रीजेस टू 1/3। जो टाइम है वो 1/3 से क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। Similarly, as she increases her speed to 15 times, time decreases to 1/15। हमने क्या देखा, जैसे ही उसने 15 गुना ज़्यादा अपनी स्पीड कर ली तो टाइम 1/15 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यही मैंने आपको समझाया है, ठीक है। Or in other words, the ratio by which the time decreases is inverse of the ratio by which the corresponding speed increases। क्या बोला जा रहा है, जो रेशियो है टाइम का वो क्या है, वो इन्वर्स है किसके रेशियो से, स्पीड के रेशियो से, ठीक है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि टाइम जैसे ही डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज मिल रही है, मतलब स्पीड इंक्रीज है तो टाइम डिक्रीज है, और स्पीड डिक्रीज है तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किस रेशियो में है, इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स रिलेशनशिप हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ बोली जा रही है कि ये जो एग्जाम्पल है ये इन्वर्स रिलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। Can we say that speed and time change in inversely in proportion? यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं क्या हम बोल सकते हैं जो स्पीड और टाइम चेंज हो रही है वो उनमें इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, इन्वर्सली इन प्रोपोर्शन। तो यस, बिल्कुल हम बोल सकते हैं, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हम ऑब्जर्व करते हैं। प्राइस ऑफ ईच बुक, हर एक बुक की यहाँ पे हमें प्राइस दे के रखी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट। अब हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। एंड हमसे बोला जा रहा है कि उस प्राइस में कितनी बुक्स हम लेकर आ रहे हैं वो भी हमें दे के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें जानना है कि अगर सपोज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ₹1000 है और हमसे बोला जाए कि एक बुक की प्राइस कितनी है, एक बुक की प्राइस ₹100 है, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ में हम कितनी बुक्स लेकर आ पाएंगे, 10 बुक्स लेकर आ पाएंगे। कितनी बुक्स लेकर आएंगे हम, 10 बुक्स लेकर आएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे
एक बुक की प्राइस बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे एक बुक की प्राइस कितनी है, ₹200 है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ ₹1000 ही है, ऐसा तो है नहीं अमाउंट बढ़ गई, ₹1000 ही है, लेकिन बुक की प्राइस दुगना हो चुकी है। अब हमें बताना है कि हम कितनी बुक्स लेकर आ सकते हैं, तो ₹1000 में सिर्फ और सिर्फ 5 बुक्स ही आएंगी। कितनी बुक्स आएंगी, 5 बुक्स आएंगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही बुक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। 10 से कितने पे आ गए हम, 5 बुक्स पे आ गए। ठीक है, आया समझ में। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी किसका एग्जाम्पल है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जाम्पल है। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अगर ₹40 है ईच बुक का प्राइस, तो कितनी नंबर ऑफ बुक्स हम लेकर आ रहे हैं, 150। ₹50 अगर बुक का प्राइस हो रहा है तो 120 बुक्स लेकर आ रहे हैं। ₹60 अगर बुक का प्राइस हो रहा है तो 100 बुक्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ₹75 अगर बुक का प्राइस हो रहा है तो 80 बुक्स लेकर आ रहे हैं। एंड देन ₹80 अगर बुक्स का प्राइस हो रहा है तो 75 बुक्स लेकर आ रहे हैं। एंड ₹100 अगर बुक का प्राइस हो रहा है तो 60 बुक्स हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। तो क्या दे के रखा हुआ है, What do you observe, हमसे पूछा जा रहा है क्या ऑब्जर्व किया। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ तो ऑब्जर्व करी है कि जैसे जैसे बुक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ बुक्स जो हम लेकर आ रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एक क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी अपने आप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आया समझ में। एक चीज़ हमने ये नोटिस करी है, यू विल अप्रिशिएट दैट एज द प्राइस ऑफ द बुक्स इंक्रीजेज द नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट कीपिंग द फंड कॉन्स्टेंट विल डिक्रीज। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही बुक्स इंक्रीज हो रही हैं, सॉरी प्राइस इंक्रीज हो रहा है बुक्स का, तो नंबर ऑफ बुक्स जो हम लेकर आ रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है फंड कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ₹1000 का, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ₹1000 ही है। ऐसा नहीं है कि ये जो पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे, हमारे पास तो 1000 ही है। 1000 से हमें बुक्स लेकर आनी है, अब बुक्स की प्राइस जितनी हो उस हिसाब से हम बुक्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो फंड जो है वो कांस्टेंट है जो कि ₹1000 है। ठीक है, आया समझ में, ये चीज़ बोली जा रही है। अब नेक्स्ट क्या है, रेशियो बाय विच द प्राइस ऑफ बुक्स इंक्रीजेस व्हेन गोइंग फ्रॉम 40 to 50। क्या बोला जा रहा है, 40 to 50 पर हम आए, ये क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है बुक का। तो रेशियो क्या है, 40/50। क्या रेशियो है, 40 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे एंड देन कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा, 4/5, मतलब 4/5। क्या आएगा रेशियो, 4/5 आ जाएगा। किसका रेशियो निकाल रहे हैं, ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है बुक का। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एंड द रेशियो बाय विच द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स ऑफ बुक डिक्रीजेस फ्रॉम 150 to 120 इज 5/4। अब बोला जा रहा है यहाँ पर जो नंबर ऑफ बुक्स कम हो रही है, 150 से 120 पर आ रहे हैं, इनका रेशियो क्या है। अगर 150/120 निकालते हैं तो क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाय 120। और अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 5 15, 3 4 12। तो आंसर क्या आ रहा है, 5/4, जिसे हम कैसे लिखेंगे, 5/4 में लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, दिस मीन्स दैट द 2 रेशियोज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, ये जो 2 रेशियोज हैं एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 4/5 आया है और यहाँ पे 5/4 आया है, तो दोनों ही हमें क्या दिख रहे हैं, इनवर्स दिख रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमसे बोला जा रहा है, नोटिस दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द 2 क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है हमसे
कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, तो उनका जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, मतलब सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y और दोनों को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 150, तो आंसर क्या आएगा? आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6000। ठीक है, आया समझ में? एक बुक का प्राइस 40 है, हम 150 बुक्स लेकर आए हैं, तो टोटल प्राइस कितनी दिख रही है हमें? ₹6000 दिख रही है। ऐसे अगर हम इसे देखें 50 और 120 को और इन्हें भी कर दें मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? तब भी आंसर हमारा 6000 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तब भी 6000 आएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 80 करोगे तब भी 6000 आएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 75 करोगे तब भी 6000 आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तब भी 6000 आएगा। तो हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर हम इन दोनों और इन दोनों के रेशियो की बात करें तो उनका रिलेशन क्या है? इन्वर्स है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के जो आंसर्स आएंगे वो कांस्टेंट ही आने वाले हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट, एंड यहाँ पे हमें दे के भी रखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? If we represent the price of one book as X and the number of books bought as Y, then as X increases, Y increases and Y decreases and vice versa। क्या बोला जा रहा है? अगर हम जो प्राइस है एक बुक की उसको X से रिप्रेजेंट करें एंड नंबर ऑफ बुक्स को हम Y से रिप्रेजेंट करें, जो कि मैं अभी करके आपको बता रही थी, तो उसमें हम क्या देख पा रहे हैं? जहाँ x इंक्रीज हो रहा है वहाँ y डिक्रीज हो रहा है, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर x डिक्रीज होता है तो y इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? It is important to note that the product of x y remains constant. We say that x varies inversely with y and y varies इन्वर्सली विथ x। हम भले ही ये बोले कि जो x है वो y के इन्वर्स है या y जो है वो x के इन्वर्स है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट आने वाला है। द प्रोडक्ट ऑफ x y रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे के रखा है? दस टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू वेरीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ द टाइप x y इज इक्वल टू k। क्या बोला जा रहा है कि दो क्वांटिटीज जिसे हम x एंड y ले रहे हैं उनको हम इनवर्स प्रोपोर्शन में तब कहेंगे जब उनका रिलेशन कैसा हो? x y इज इक्वल टू k, मतलब एक्स वाई क्या आए? कांस्टेंट आए। जैसे कि मैंने आपको अभी करके भी बताया था कि सभी के आंसर्स मतलब मल्टीप्लाई करने पे एक्स और वाई को क्या आ रहे हैं? ₹6000 आ रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ यही चीज़ नहीं देखनी, एक्स वाई का रिलेशन हर केस में सेम आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट करें तो आंसर सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, के बीइंग अ कांस्टेंट, बोला जा रहा है कि जो के है ना वो कांस्टेंट है। इफ y1 y2 आर द वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज x1 x2 ऑफ x रिस्पेक्टिवली। ये जो y1 एंड y2 है ये किसकी वैल्यूज है? y की, और ये जो x1 और x2 वैल्यूज हैं वो किसकी वैल्यूज हैं? वो है x की वैल्यूज। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट बोला जा रहा है देन x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2 होगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दोबारा से टेबल पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम x ले लें एंड यहाँ पर हम y ले लें, ठीक है, तो ये जो है ये होगा x1, ये होगा x2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा x4, ये हो जाएगा x5, ये हो जाएगा x6। ये जो x1 x2 x3 ये सब हैं, ये क्या है? ये x की वैल्यूज़ हैं, एंड ये हो जाएगा y1, ये y2,
ये y3, y4, y5 और y6, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये y की वैल्यूज़ हैं। अब हमसे बोला जा रहा है कि जब हम x1 मल्टीप्लाई बाय y1 कर रहे हैं तो वो x2 मल्टीप्लाई बाय y2 के इक्वल आएगा। मतलब जब हम 40 मल्टीप्लाई बाय 150 कर रहे हैं तो वो 50 मल्टीप्लाई बाय 120 के बराबर आएगा। ठीक है, आया समझ में? जो कि हमने देखा ही था, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 6000 आ रहा है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट रहने वाली है जिसे हम k से डिनोट कर रहे हैं। आया समझ में? या फिर बोला जा रहा है कि x1 अपॉन x2, यहाँ पर क्या किया गया है, x2 मल्टीप्लिकेशन में था, अपोजिट साइड भेज दिया गया तो डिवीजन में हो गया, इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, एंड यहाँ पर क्या किया गया है, y1 यहाँ पर था, अपोजिट साइड भेज दिया गया तो डिवीजन में चला गया। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देख लेते हैं क्या होगा। x1 कितना है 40, ठीक है, x2 कितना है 50, इज इक्वल टू y2 कितना है 120 और y1 कितना है 150। तो जब हम इन्हें कैंसिल आउट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो आप देखोगे यहाँ पर भी 4/5 है, यहाँ पर भी 4/5 है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट से शो कर रहे हो तब भी आपका आंसर जो है कांस्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस फॉर्मूले से शो करोगे तब भी आपका आंसर देखोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या बोला जा रहा है हमसे। तो ये चीज़ हमने देख ली अभी। अब बोला जा रहा है वी से दैट x एंड y इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर ऐसा केस हमें दिखता है तभी हम बोलेंगे कि x एंड y जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, आया समझ में? Hence in this example cost of a book and number of book purchased in a fixed amount are inversely proportional। बोला जा रहा है कि इस एग्जाम्पल में जो कॉस्ट ऑफ अ बुक है, मतलब एक बुक की जो कॉस्ट है, और नंबर ऑफ बुक्स जो हम परचेज कर रहे हैं वो भी फिक्स्ड अमाउंट में, जो कि मैंने आपको बताया था ₹1000 का एग्जाम्पल लिया था, ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनका रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सिमिलरली स्पीड ऑफ अ व्हीकल एंड द टाइम टेकन टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस चेंजेस इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देके रखा है, जो स्पीड ऑफ अ व्हीकल है और जो टाइम टेकन है एक फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जांपल है। जैसे कि हमने देखा था कि जहीदा के केस में उसको स्कूल जाना है, वो वॉकिंग से जाए, रनिंग से जाए, साइकिलिंग से जाए या फिर कार से जाए, स्पीड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो उतने ही रेशियो में कम हो रहा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमसे बोली जा रही है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है NCERT एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 क्या है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। बोला जा रहा है एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स। फूड प्रोविजन फॉर दैम इज़ फॉर 20 डेज। क्या बोला जा रहा है, जो फूड प्रोविजन है उनके लिए वो कितने दिनों तक चलेगा, 20 डेज तक चलेगा। ठीक है, 20 डेज के लिए उनके लिए 100 स्टूडेंट्स के लिए फूड प्रोविजन दे के रखा हुआ है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। बोला जा रहा है कि कितने दिनों तक ये जो फूड प्रोविज़न है वो लास्ट करेगा, मतलब कितने दिनों तक चलेगा अगर 25 और स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। मतलब 100 स्टूडेंट्स तो थे ही, 25 और आ गए तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए अब, 125। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर ये पूरा खाना है, ठीक है, और 4 लोग खाने वाले हैं तो इतना खाना आपको 4 लोगों को मिलेगा। ठीक है, लेकिन खाने वाले अगर बढ़ जाते हैं, 8 हो जाते हैं, तो यही खाना क्या होगा, और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, कम कम मिलेगा। या फिर दूसरे तरीके से अगर हम समझें, अगर इतना खाना है और 4 लोग खाने वाले हैं और ये खाना जो है 8 दिनों तक चलेगा,
कितने दिनों तक चलेगा, 8 दिनों तक चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर खाने वाले ज़्यादा हो गए, 8 लोग हो गए, तो यही खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है 4 दिनों में ही ख़त्म हो जाए। पहले 8 दिनों में ख़त्म होने वाला था, लेकिन जैसे ही लोग बढ़ गए तो खाना भी तो वो खाएंगे, और खाना खाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 4 डेज़ में ही खाना ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे ही एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जांपल होगा, लेकिन हमें देखना है सेम रेशियो से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड साथ ही में हमें पता क्या करना है कि जो फूड प्रोविजन है अब कितने दिनों के लिए चलेगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट the days for which food provision, let the number of days या let the days for which food provision last if 25 more students join the group B, A मान लेते हैं, ठीक है। हमने A ले लिया, ठीक है। तो हम इसे भी क्या करेंगे, टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस में करते थे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड देन यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 100 हैं तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं, यहाँ पर 20, ठीक है। फूड कब तक लास्ट करेगा, 20 डेज तक। फूड प्रोविजन कब तक लास्ट करेगा, 20 डेज तक। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 125। 125 क्यों हुए, क्योंकि 25 न्यू स्टूडेंट्स वहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, तो उसे हम A मान रहे हैं, ठीक है। और साथ में इतना तो समझ ही चुके हैं, इन्वर्स रिलेशन है, तो हम उसी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। हम यहाँ पर इसे मान लेते हैं x1, ठीक है, एंड इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2, एंड इसे हम मान रहे हैं y2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की जगह क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय y1 की जगह क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू x2 की जगह क्या आ जाएगा, 125, एंड y2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि यहाँ पर हमने a लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम a लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर क्या करेंगे, 125 मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 125 को अपोजिट साइड हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू a। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 0, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 डेज इज इक्वल टू A। इसका मतलब क्या है, अगर 125 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, मतलब 25 न्यू स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं तो 125 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो अब फूड प्रोविजन कितने दिनों तक लास्ट करेगा, 16 डेज तक लास्ट करेगा, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा हुआ है, एक्सरसाइज 11.2, जिसका एक क्वेश्चन थर्ड हमें देके रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। क्या बोला जा रहा है, रहमान जो है वो व्हील बना रहा है
वो भी स्पोक्स का यूज करके। स्पोक्स यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ठीक है। देन फिर उसके बाद बोला जा रहा है ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। क्या बोला जा रहा है कि वो स्पोक्स को ऐसे फिक्स करना चाहता है कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स है, मतलब ये एक हो गई, ये एक हो गई, साथ में लगी हुई हैं तो कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स हैं, तो उनके बीच में जो एंगल यहाँ पे बने, यहाँ पर भी जो एंगल बने, यहाँ पर जो एंगल बने वो इक्वल बने। देखो यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, आया समझ में। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। हमें क्या करना है, रहमान की हेल्प करनी है इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, आया समझ में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है, तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स कितने बन रहे हैं, कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। 6 स्पोक्स हो जाती हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। 8 स्पोक्स अगर होती हैं तो कितना एंगल बनेगा, 10 स्पोक्स होती हैं तो कितना एंगल बनेगा, 12 स्पोक्स होती हैं तो कितना एंगल बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, जैसे ही नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रही हैं तो एंगल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कम हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो, जब 4 स्पोक्स थी एंगल आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, एंगल यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 6 स्पोक्स लगा दी तो एंगल अब छोटा बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 8 स्पोक्स लगा देते हैं तो एंगल और छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्पोक्स लग रही हैं, स्पोक्स जैसे इंक्रीज हो रही है एंगल वैसे ही डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, लिख देंगे। दिस कंडीशन इज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या रहता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है। सॉरी, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या रहता है, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2, ठीक है, आया समझ में। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 90 करते हैं, सबसे पहले अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 90 करते हैं एंड यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये क्या है x1, ठीक है, ये क्या है y1, ये x2, ये x3, ये x4 एंड ये है x5, ठीक है। एंड यहाँ पर y2, y3, y4 एंड ये क्या है, ये है y5, ठीक है। सबसे पहले इतना तो हम देख चुके हैं, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, ये कैसे समझ में आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 360, ठीक है। और 6 मल्टीप्लाई बाय 60 कर रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन में यही पढ़ा था कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इन्वर्स रिलेशन हमें दिख रहा है, तो वो इक्वल रेशियो में दिखना चाहिए। इक्वल रेशियो इन द सेंस, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, दोनों का ही प्रोडक्ट सेम आ रहा है, ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, फिल करना है, तो इसी एग्जाम्पल से हम फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल से फिल करने वाले हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 90 को हम क्या ले लेते हैं, x1 मल्टीप्लाई बाय y1, ठीक है। एंड x3 मल्टीप्लाई बाय y3 उसी के इक्वल होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे लिख लेते हैं y3, 8 मल्टीप्लाई बाय y3 लिख लेते हैं, ठीक है। x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3 ही होगा, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8 को हम अपोजिट साइड भेज देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y3 है। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 45 ज़ा 90 यहाँ पे होगा, ठीक है।
तो y3 की वैल्यू कितनी आई है, y3 की वैल्यू यहाँ पे 45 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर 8 स्पोक्स लगा देंगे तो 45 डिग्री का हर एक एंगल होगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब अगर हमें y4 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 किसके इक्वल ले लेंगे, x4 मल्टीप्लाई बाय y4 के, ठीक है, क्योंकि जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय y4 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय y4। अब 10 को हम अपोजिट साइड भेज देंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y4, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आएगा, 36 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर 10 स्पोक्स लगा दी जाए तो हर एक मतलब कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 36 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, y5 की, तो y5 की वैल्यू क्या आएगी, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 12 दे के रखे हैं तो कितने का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x5 मल्टीप्लाई बाय y5। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 90 तो सेम ही रहेगा, एंड यहाँ पर x5 की जगह आ जाएगा 12 और y5 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 12 को हम अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, एंड यहाँ पर y5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 0। तो y5 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे y5 की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर 12 स्पोक्स का यूज़ किया जा रहा है तो 30 डिग्री का हर एक एंगल होगा, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या बोला जा रहा है, जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं एंड जो एंगल फॉर्म हो रहा है पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बिटवीन में, बीच में, ठीक है, तो क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो बिल्कुल है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब बोला जा रहा है हमें एंगल फाइंड आउट करना है अगर हमें 15 स्पोक्स दे के रखी हुई, ठीक है। सेम फॉर्मूले से करेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। x1 y1 हम 4 एंड 90 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 90 आ जाएगा, एंड x2 हम किसे ले लेंगे, स्पोक्स, जो 15 स्पोक्स यहाँ पे दे के रखी है उसे हम x2 ले लेंगे, एंड y2 मतलब एंगल तो हमें ही निकालना है। एंगल को हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, इस एंगल को हम मान रहे हैं y2, एंड स्पोक्स को क्या ले रहे हैं, हम x2 ले रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पे 15 अपोजिट साइड चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, एंड यहाँ पे 0, 5 1 ज़ा 5, एंड यहाँ पे 5 6 ज़ा 30। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 24 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर 15 स्पोक्स व्हील पर लगा देते हैं तो एक एंगल जो है वो 24 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, अब यहाँ पे हमें एंगल दे के रखा है 40 डिग्री का, हमें फाइंड आउट करना है स्पोक्स, ठीक है। आया समझ में? तो इसी फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ पर हम स्पोक्स को क्या ले रहे हैं, x3 ले रहे हैं, एंड एंगल को हम ले लेते हैं y3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई बाय y3।
तो x1 हम 9 ले रहे हैं और y1 हम 40 ले रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी लिया, ठीक है। x3 हम यहाँ पर x3 हमें फाइंड आउट करना है, y3 दे के रखा है, मतलब एंगल्स दे के रखे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर एंगल्स को हम y ले रहे हैं एंड स्पोक्स को x ले रहे थे। सेम इन्हीं क्वेश्चंस में हम वही चीज़ कर रहे हैं, स्पोक्स को x से डिनोट कर रहे हैं, एंगल्स को y से, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो y3 क्या दे के रखा है यहाँ पे 40, x3 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 40 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x3 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 40 से 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, x3 इज इक्वल टू 9 स्पोक्स। कितने स्पोक्स, 9 स्पोक्स। इसका मतलब क्या है, अगर एंगल बन रहा है 40 डिग्री का तो कितने स्पोक्स यूज होंगे व्हील में, 9 स्पोक्स यूज होंगे, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। क्या बोला जा रहा है, एक स्वीट बॉक्स है स्वीट्स का, वो 24 चिल्ड्रन में डिवाइड हो रहा है। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। बोला जा रहा है कि हर एक चिल्ड्रन को 5 स्वीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। 24 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, और एक चिल्ड्रन को, हर एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिल रही हैं, 5 स्वीट्स मिल रही हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब बोला जा रहा है अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को घटा देते हैं, 24 थे, 4 से कम कर देते हैं, मतलब अब कितने चिल्ड्रंस होंगे, 20 चिल्ड्रंस, तो हर एक चाइल्ड को कितनी स्वीट्स मिल जाएंगी, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, बाय चांस हमें देके रखी हुई है 100 स्वीट्स, मतलब टोटल 100 स्वीट्स हैं एंड 10 चिल्ड्रन है, ठीक है, 10 चिल्ड्रन है, तो हर एक को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 10 स्वीट्स मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर रिड्यूस हो जाते हैं, 5 चिल्ड्रन हो जाते हैं, ठीक है, तो हर एक को 20 स्वीट्स मिलेंगी, क्योंकि स्वीट्स तो कांस्टेंट ही है, स्वीट्स तो 100 ही रहने वाली है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब ये जो एग्जाम्पल दे के रखा है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड सेकेंड हम लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। टेबल फॉर्म में हमें करना है और यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऐड कर ही सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो, लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड में गेट बी, ए या बी, जो भी आपको अल्फ़ाबेट लेटर लेना हो, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने देके रखे हैं, 24, तो हर एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिल रही हैं, 5। अब यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस हो गए 4 से, मतलब 20 हो गए, तो कितनी स्वीट्स मिलेंगी, तो यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं उसे ए से, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहने वाला है, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसे x1 ले रहे हैं, इसे y1, इसे x2 ले रहे हैं और इसे y2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर x1 क्या है 24 मल्टीप्लाई बाय y1 क्या है 5 इज इक्वल टू x2 क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय y2 की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 20 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, वो भी a के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है 6। इसका मतलब क्या है, y2 किसके बराबर होगा, 6 स्वीट्स के बराबर।
मतलब अब अगर 24 चिल्ड्रन से 20 चिल्ड्रन होते हैं तो 5 के बजाय 6 स्वीट्स मिलेंगी हर एक चिल्ड्रन को। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है? A batch of boxes were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। बोला जा रहा है बॉटल्स का एक बैच है, ठीक है, जो कि 25 बॉक्सेस में पैक हो रहा है और हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स रखी जा रही हैं। ठीक है, आया समझ में? इफ़ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अब अगर हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स रखी जाती हैं तो कितने बॉक्सेस लग जाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ सबसे पहले समझते हैं। बाई चांस 100 बॉटल्स हैं, ठीक है, और हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स रखी जा रही हैं, या हर एक बॉक्स में 10 बॉटल्स रखी जा रही हैं। ठीक है, तो कितने बॉक्सेस लग जाएंगे? तो यहाँ पर लग जाएंगे 10 बॉक्सेस। हर एक बॉक्स में 10 बॉटल्स रखी जा रही हैं तो 10 बॉक्सेस पूरे लग जाएंगे। ठीक है, और अगर हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स रखी जाएंगी तो अब कितने बॉक्सेस लग जाएंगे? अब लग जाएंगे 5 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस लग जाएंगे? 5 बॉक्सेस। जब 100 बॉटल्स हैं और एक बॉक्स में 10 बॉटल है तो 10 बॉक्सेस लग जाएंगे, और अगर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स हम रख देते हैं तो 10 की बजाय 5 बॉक्सेस लगेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉटल्स इंक्रीज हो रही हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो रहे हैं? यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? मतलब यहाँ पर भी क्या देके रखा हुआ है? इनवर्स रिलेशन देके रखा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो इसे भी हम टेबल फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, और एक एडिशनल स्टेटमेंट आप खुद से ऐड कर सकते हो। ठीक है, एडिशनल स्टेटमेंट मतलब जो लेट हम करते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? लेट द बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, या नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड, जो भी है उसको हम ए या बी जिस भी अल्फ़ाबेट से लेते हैं। ठीक है, तो वो आप खुद से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 25 हैं तो नंबर ऑफ बॉटल्स 12 हैं हर एक बॉक्स में। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें क्या करना है? अभी फाइंड आउट करना है, जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ बॉटल्स हमें यहाँ पे 20 दे के रखी हुई हैं। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब हर एक बॉक्स में अब 12 की बजाय 20 बॉटल्स रखी जाएंगी। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस कंडीशन इज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एंड फॉर्मूला तो आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या है? x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2, एंड यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं x1, इसे x2, इसे y1, एंड इसे हम क्या ले लेंगे? इसे हम y2 ले लेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर x1 की जगह आएगा 25, y1 की जगह क्या आ जाएगा? 12, एंड यहाँ पर x2 की जगह क्या आएगा? यहाँ पर सॉरी, ये क्या है? ये है y1, ये है x2, और ये क्या है? ये है y1। ठीक है, तो यहाँ पर x2 की जगह क्या आ जाएगा? x2 की जगह आ जाएगा a, एंड y2 की जगह क्या आ जाएगा? 20। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 20 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र करना होगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 15। ठीक है,
आ गया समझ में? मतलब अब कितने बॉक्सेस लगेंगे? अब लगेंगे 15 बॉक्सेस। अगर हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स रखी जाती हैं तो अब कितने बॉक्सेस लगेंगे? 25 बॉक्सेस के बजाय 15 बॉक्सेस लगेंगे, कम बॉक्स लगेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर आंसर 15 आ रहा है तो आप क्या देख पाओगे? एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। या फिर बोल सकते हैं दूसरी क्वांटिटी के इंक्रीज होने से पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन का एग्जांपल है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है? अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला जा रहा है कि एक कार जो है 2 घंटे लगा रही है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड रख रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम वो लगाएगी अगर उसने स्पीड को बढ़ा लिया। तो ये भी इन्वर्स का रिलेशन है, एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, स्पीड को बढ़ाया जा रहा है तो टाइम ऑफ कोर्स कम ही लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, उसी टेबल फॉर्म में हमें करना है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट, मतलब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।